फ्रांसीसी क्रांति। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस में जो क्रांति हुई उसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। जनसेना। फ्रांसीसी क्रांति के समय जब वहाँ की जनता सब ने जो सेना बनाई थी उसे जनसेना कहते। तो जनसेना क्या हो गया? फ्रांसीसी क्रांति के समय जनता का सेना। फ्रांसीसी क्रांति के समय जनता का सेना। बास्तिल किला। सबसे पहले तो आपको पूछ सकता है कि बास्तिल किला है कहाँ? तो फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में। और ये था क्या बास्तिल किला? ये जो सम्राट थे उस समय लुई 16वां, उसके निरंकुशता का प्रतीक था, निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। इसमें वो निर्दोष लोग को कैद किए हुए थे। जो फ्रांस के सम्राट थे तो ये किला निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। इसमें निर्दोष लोग को कैद किए हुए थे, निर्दोष को कैद किए हुए थे। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल किला का पतन हो गया। वही निर्दोष लोग सब जब थे वही लोग इसका पतन कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति के समय, फ्रांसीसी क्रांति के समय बुर्बो राजवंश था। आज इसके शासक लुई 16वां थे। जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उस समय के शासक लुई 16वां थे। लुई 16वां को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। मतलब जब रॉबेस्पियर का राज आया तो उसको देखा कि ये बहुत गड़बड़ किया है, तो इसको फिर 21 जनवरी 1789 को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। उस समय जनता में जो आक्रोश थी, उस समय जनता वो काफ़ी महंगाई बढ़ गई थी, पाव रोटी की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी, इस कारण जनता में काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया था। लिवरे जो है फ्रांस की मुद्रा है। लिवरे फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। टाइद ये जो है एक धार्मिक कर था जो चर्च लेता था। चर्च द्वारा लिया जाने वाला ये कर था जो कृषि की उपज का 1/10 भाग हिस्सा लिया जाता था। यह अप्रत्यक्ष कर था और चुकाते कौन थे? किसान से लिया जाता था ये कर। टाइल ये भी एक कर था, लेकिन ये राज्य को दिया जाता था। ये सीधे राज्य को दिया जाता था, ये प्रत्यक्ष कर था। फ्रांस में 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक वाले किसान, मतलब ऐसा किसान जिसके पास ज़मीन हो, उसकी संख्या बहुत कम थी। मतलब छोटे किसान ज़्यादा थे, बड़े किसान ज़मीन वाले वो बहुत कम थे। 60% ज़मीन पर किसका अधिकार था? 60% ज़मीन पर कुलीन थे, चर्च के लोग थे। फिर तीसरे स्टेट्स में जो बड़े अमीर थे, अमीर घर के, वो उसका कब्जा था। अप्रत्यक्ष कर जो समय लिया जाता था, जो रोज़ की उपभोग की वस्तुएं थी जैसे नमक और तंबाकू, जो रोज़ाना की उपभोग की थी उस पर अप्रत्यक्ष कर लागू था। फ्रांस की जनसंख्या कब? 1715 में 2.3 करोड़ थी, लेकिन जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, उस समय 2.8 करोड़ हो गई। ऊनी और रेशमी कपड़ा का निर्यात होता था फ्रांस से। उस समय ऊनी और रेशमी कपड़ा का निर्यात होता था। जॉन लॉक, जियो जॉक और रूसो, ये सभी ने स्वतंत्रता का समान नियम, समान अवसर पर आधारित समाज होना चाहिए, ऐसा कहा। जॉन लॉक, जियो जॉक और रूसो
ये इस सभी का कहना था स्वतंत्रता, समान नियम, समान अवसर पर आधारित समाज होना चाहिए। लॉक की पुस्तक जो भिविया है, तो भिविया लॉक की पुस्तक थी टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। आप पुस्तक को याद करने का भी थोड़ा तरीका देख लीजिए। लॉक मतलब क्या होता है? जिस समय कोरोना समय आया था, उस समय गवर्नमेंट सबको लॉक कर दिया था गवर्नमेंट। तो लॉक इधर क्या है? गवर्नमेंट। इससे आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं कि लॉक की पुस्तक क्या थी? गवर्नमेंट से टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक में क्या चर्चा है? इसमें राजा के देवीय और निरंकुश पर आधारित की खंडन किया गया है। मतलब उस समय जो राजा था लुई 16वां, उसका कहना था मैं भगवान का दूत हूँ और मेरा जो कानून है वही सर्वोपरि है, और निरंकुशता का प्रतीक था। इसी का खंडन किया गया है लॉक की पुस्तक में। मॉन्टेस्क्यू ये भी भिविया पुस्तक है, ये भी भिविया है। इसका पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। आप देखेंगे मॉन्टेस्क्यू, इसका याद करने के थोड़ा टेक्निक बता देते हैं, उसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू मतलब एक तो माउंट का याद आ रहा है, माउंट स्पष्ट हो रहा है। तो माउंट पे क्या होता है? लोग पूजा पाठ करता है। स्पिरिट मतलब धर्म से रिलेटेड है, तो उससे माउंट को कनेक्ट कर सकते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट से इधर माउंट, इधर स्पिरिट। द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें जो खंडन किया गया है, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही गई है। मतलब इस पुस्तक में जो चर्चा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही गई है। फ्रांसीसी क्रांति के समय इसी मॉडल पर जब क्रांति हो रहा था, तो इसी मॉडल पर यूएसए में सरकार का गठन हुआ था। इसी मॉडल पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर। आर्थर यंग नामक एक अंग्रेज थे, जो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की यात्रा किए थे 1789 के।